अ, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अपन ने बेसिक पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स मूव करेंगे जो कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन अपना एग्जिस्ट करता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 1 2 3 4 फर्स्ट शेड्यूल। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि आज मैं तुमको एक आर्किटेक्ट बना रहा हूँ। एक आर्किटेक्ट तुमको एक असाइनमेंट है कि तुमको एक घर बनाने का है। तो घर बनाने का है तो आजकल आपने देखा होगा कि घर से पहले घर के बाहर का वो बाउंड्री और ये सब बनता है, नाम अपन सोचते हैं। तो सबसे पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का है तो अपन को सबसे पहले घर बनाने का है तो सबसे पहले अपन उसको नाम सोचेंगे। तो अपना जो नया जो अपना इंडिया का पहले नाम होगा ना, नाम होगा अपने को एक पूरे घर बना, अपन को फ्लैट्स नहीं बनाने, एक घर बनाना है। घर में अलग अलग कमरे जरूर होंगे लेकिन रहेगा वो एक पूरा घर, एक ही हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे आप इमेजिन कर लो कि अपन को अलग अलग पूरा ये यहाँ से स्टार्ट करके एकदम एंड तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फिर अब सबसे पहले घर बनाते तो अपन क्या देखते हैं भैया, नेम प्लेट। ठीक है, इंडिया के नेम प्लेट पे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के नेम प्लेट पे क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अरे सर, यूनियन आप तो कह रहे थे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट पे बहुत सारा डिपेंडेंट है और तो वहां पर तो अपन फेडरेशन फेडरेशन की बातें कर रहे थे, यहां पर आपने यूनियन मेंशन क्यों करा है? समझेंगे अपन ने यूनियन मेंशन क्यों करा, इस यूनियन का मतलब क्या है, फेडरेशन का मतलब क्या है, यूएसए फेडरेशन कैसे अलग है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस लेक्चर में जाकर हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी सबसे पहले क्या समझ रही है, इंडिया दैट इज भारत। अरे सर, इसका मतलब ये है कि इंडिया के भी दो दो नाम है, जैसे हमारा घर का नाम अलग बाहर का नाम अलग। यस, इंडिया के भी कॉन्स्टिट्यूशनली दो नेम है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसे अपना आर्टिकल 1 स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो अब अपन ने फेडरेशन तो प्रॉपर फेडरेशन लिया नहीं। ठीक है, अब अपन को समझना पड़ेगा कि अपन ने एक यूएसए फेडरेशन होता है, एक इंडियन फेडरेशन है जो कि 1935 एक्ट में था, लेकिन अपन ने यूनियन वर्ड यूज करा है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अपना जो फेडरेशन है ना, अब जैसे आप ये पहले देख लो कि मकान बनाने का है तो अपना ऐसा नहीं है कि अलग अलग कमरे जोड़ के, ऐसा नहीं है कि ये कमरा बाहर से लेकर आए, ये कमरा बाहर से लेकर आए, ये कमरा बाहर से लेकर आए, इनको लाकर यहाँ पर जोड़ दिया। नहीं, ये एक मकान है, पहले इसका ढांचा खड़ा हुआ, फिर उसके बाद इसके अलग अलग कमरे बनाए गए उसको कन्वीनियंस के तौर पे। ठीक है, ठीक है, चलो अब क्या होता है, ये अपन ने एक घर बना लिया। अभी बहुत सिंपल सा ओवरव्यू समझना है, फिर अपन एक एक आर्टिकल में अंदर घुसेंगे। तो आर्टिकल 1 में बेसिकली नाम मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 2 पे आते हैं। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, आपने घर तो बना लिया। अब घर बना लिया आपने तो अब एक क्या होगा कि आपने घर तो बढ़िया बना लिया लेकिन आपने 4-5 गाड़ियां खरीद ली, भगवान की तरफ से बहुत पैसा आ गया। अब आपको साइड में चाहिए पार्किंग स्पेस। जब आपको पार्किंग स्पेस चाहिए साइड में तो आपको एक एडिशनली प्लॉट खरीदना पड़ेगा। एडिशनली जब आप प्लॉट खरीद के आपके घर के हिस्से में शामिल करोगे, उस सारे प्रोसेस को कहते हैं आर्टिकल 2। यानी कि आपके घर का ये ऑलरेडी हिस्सा नहीं है, आपने एक एडिशनल हिस्सा लेकर आपने इसमें जमा कराया है। तो आर्टिकल 2 क्या रहेगा कि कोई बाहर की चीज यानी कि बाहर का इंडिया का हिस्सा बनेगा तो आर्टिकल 2 के तहत उसको देखा जाएगा। यानी कि बाहर वाला फॉरेन ट्रैवलर है, बाहर बाहर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 3 में आपको समझाऊंगा कि इंडिया के अंदर के जो अरेंजमेंट्स है वो आर्टिकल 3 डील करता है। तो आर्टिकल 2 क्या डील करता है, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ फॉर्म अ न्यू स्टेट माइंडेड पार्लियामेंट कैन। इसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा है क्या कि स्टेट्स आएगी, ये आएगी, वो आएगी? नहीं, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ फॉर्म अ न्यू स्टेट। यानी कि सर इसमें थोड़ा सा अपने को सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है क्या? यस, ये यूनिटरी टिल्ट है। ये पूरी सारी चीजें अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी इस लेक्चर का बस बेसिक मतलब समझो कि अपन तो बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि आर्टिकल 1 2 3 4 कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो अपना हो गया आर्टिकल 2, यानी कि एक अपन ने एक्स्ट्रा स्पेस को और अपने टेरिटरी में मर्ज कर लिया या फिर बना दिया। ठीक है, इसमें क्या है, एस्टैब्लिश और फॉर्म अ न्यू स्टेट। चलो ठीक है, अब सीन 3 की तरफ चलते हैं। अब क्या हुआ, आप एक घर में घुसे। आप जब घर में घुसे तो आपने देखा कि भैया जो मेरा कमरा है वो कमरा तो यहाँ पर ये इतना सा है, और जो लेकिन मेरे दीदी का कमरा है वो दीदी का कमरा तो पापा ने इतना सारा बना दिया, ये पूरा बड़ा सा। तो आपने यहाँ पर क्या करा, रिवोल्ट कर दिया कि भैया ये ऐसे कैसे, मेरे को तो ये वन इतना सा 10x10 का कमरा और यहाँ पर तो पूरा इतना बड़ा सा कमरा दिया, इनको ऊपर नीचे डबल, ऊपर नीचे अंदर से सीढ़ियाँ निकाल के एकदम स्टाइल में। तो आपने क्या करा, फिर आपने आर्किटेक्ट थे, आपने आर्किटेक्ट को क्या बोला कि नहीं ये ऐसे सही बात नहीं है, तो इसका यहाँ पर बीच में एक हिस्सा करो, ये ऊपर वाला जो कमरा है ना ये भैया को दो, नीचे वाला कमरा दीदी को दो। तो ये आपने कोई एक्स्ट्रा, जैसे कि आपने पहले आर्टिकल 2 में क्या करा था, एक साइड में नया प्लॉट परचेस किया था, यहाँ पर आपने कोई नया प्लॉट परचेस करा है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी घर का हिस्सा है, आपने सिर्फ इसके अंदर अरेंजमेंट करा है। इस टाइप के अरेंजमेंट को कौन डील करता है? आर्टिकल 3। ठीक है, तो आर्टिकल 3 के आर्किटेक्ट है भाई अपन,
एक रूम डबल मास्टर बेडरूम था और एक रूम जो बाथरूम के साइज का था, तो आर्किटेक्ट ने क्या करा, एक को छोटा करो और एक को बड़ा करो। इसमें कोई एक्स्ट्रा वापस से टेरिटरी ली क्या? नहीं, ये अपने जो ऑलरेडी टेरिटरी थी ना, बस उसको अरेंज किया। इन वाले अरेंजमेंट्स को कौन डील करता है? आर्टिकल 3। इसमें कोई फॉरेन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है। इसलिए बार बार आर्टिकल 2 में कह रहा था कि कोई बाहर का प्लॉट, बाहर का लैंड, बाहर की चीज जो ऑलरेडी घर का हिस्सा नहीं थी। यहां पर वो चीजें जो घर का ऑलरेडी हिस्सा है। अच्छा सर, ऐसा तो यानी कि आप ये आर्टिकल 3 की ऐसे बात कर रहे हो, तो आर्टिकल 3 में क्या आता है? 5 चीजें आप ऐसे फिदा करके याद कर सकते हो। फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज एरिया, डिमिनिश एरिया, ऑल्टर बाउंड्रीज, ऑल्टर नेम्स। ऑल्टर नेम का तो आपको पता है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दो, ऑल्टर नेम। इसमें इलाहाबाद की परमिशन लगी थी क्या? नहीं। यहां पर आपका पॉइंट है, नॉर्मली देखने में अगर आप ऊपर से कॉमन सेंस पे चल जाओगे ना, तो कॉमन सेंस से बोलोगे यार अगर स्टेट का बाउंड्री चेंज करे तो स्टेट से परमिशन तो लेंगे सही, सेंटर अपना, तो क्योंकि अपन लोग स्टेट को भी रिप्रेजेंटेटिव अपने गवर्नमेंट चलती है। नहीं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोनों में पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। यानी कि स्टेट के पास कोई एक्चुअल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये जरूर मेंशन्ड है कि अगर स्टेट के अगर आप कोई इनमें से चीज कर रहे हो ना, तो स्टेट को एक रिकमेंडेशन मांग सकते हो आपके, हाँ भैया स्टेट से रिकमेंडेशन मांग सकते हो कि हम ये ऐसा करना चाहते हैं। पार्लियामेंट, स्टेट आपको एडवाइस कर सकता है या फिर आपको अपनी रिकमेंडेशन भेज सकता है कि आप ऐसा करो मत करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होगा। स्टेट की जो व्यूज है ना, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर है, वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। अरे सर, तो इसका मतलब ये है क्या यहां पर भी यूनिटरी टिल्ट है? यस, यहां पर भी अपना यूनिटरी टिल्ट है। मैं बार बार आपको यूनिटरी टिल्ट इसलिए बता रहा हूं, ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन में अपन को बार बार एग्जांपल्स आएंगे जब अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी है, यानी कि सेंटर के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स है। ये अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है और इन्हीं के पीछे अपना रीजन अपन फाइंड आउट करेंगे कि क्यों अपन ने फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करा, अपन ने यूनियन वर्ड का यूज करा, लेकिन यूनिटरी टिल्ट यूज करा। ठीक है, तो यहां तक अपने को बात समझ में आ गई कि आर्टिकल 1 में अपने को नाम पता गिवन है। आर्टिकल 2 में अगर बाहर की कोई टेरिटरी को अपन को अपनी इंडियन टेरिटरी में शामिल करना है, उसके बारे में बातें करिए। आर्टिकल 3 में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन टेरिटरीज में कुछ चेंज करना है, तो उसके बारे में बात करिए। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अब क्या, वापस से वही चीज, अगर आप मैप्स और स्टेट चेंज कर रहे हो, तो फिर आप क्यों उसको ऐसा करते हो कि उसमें पार्लियामेंट के पास ही है सारी पावर? क्योंकि सेंटर को थोड़ा सा दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए वो खुद अपना डिसीजन लेके, वरना अगर मान लो उसको स्टेट की एक एरिया बढ़ाना होगा, दूसरे का कम करना होगा, स्टेट आपस में भिड़ने लग जाएंगे। जिसका बढ़ाना होगा वो कहेगा कि बढ़ाओ, जिसका कम करना होगा वो लड़ेगा। तो ये सारा मिसहैपनिंग हो, तो इस वजह से ही इन्होंने सेंटर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दे दी। दूसरी चीज, अपन आगे जाके पढ़ेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी नहीं आगे जाके। तो जो भी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अपन को। वो प्रोसेस जो है ना, वो आर्टिकल 368 में गिवन है। तो वो क्या होता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भैया अलग अलग तरीके से अमेंड हो सकता है। थोड़ा सा कोई अमेंडमेंट्स थोड़े सिंपलर होते हैं, कोई अमेंडमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कोई अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सारी स्टेट्स की परमिशन लगती है। जैसे कि जीएसटी था, अब जीएसटी में सारे स्टेट्स की टैक्सेस को अपन हटा रहे थे, वैट को हटा रहे थे, तो उस केस में सारी स्टेट्स की परमिशन लगी थी। मोर देन 50% ऑफ स्टेट जब तक अग्री नहीं करेगी तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ऐसे जो तरीके रहते हैं ना अमेंडमेंट्स के, वो आर्टिकल 368 में मेंशन है। तो आर्टिकल 2 और 3 यानी कि बाहर की टेरिटरी को एडमिट करना और अपनी अंदर की टेरिटरी के बारे में चेंजेस करना, इसमें ऐसा बोला गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको आर्टिकल 368 के जो अपना फॉर्मल प्रोसेस है ना, उससे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो मानेंगे, लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर नहीं मानेंगे। अरे बेसिक सा मतलब बस इतना सा है कि जो उन्होंने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट अगर करना पड़ा ना अपने को, तो अमेंडमेंट को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाना था अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। उन्होंने जानबूझ के इसको 368 आर्टिकल के दायरे से बाहर रखा ताकि इसमें अमेंडमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अपन को याद रखना पड़ेगा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स नहीं मानते हैं 368 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होता है लेकिन 368 के तहत नहीं मानते। ठीक है, और 2 और 3 में अपन को कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 2 मतलब बाहर वाले की एंट्री और 3 मतलब खुद के अंदर की अरेंजमेंट्स इनसाइड द फैमिली। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से पूछा भैया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जब विद इन द टेरिटरी में स्टेट्स में चेंज कर रहे हो तो आप 368 को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, आप उनके बाइंडिंग क्यों नहीं ले रहे हो, आप उनके रिकमेंडेशंस को अगर आप नहीं मानो तो पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा पावर क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सिंपल सा स्टेटमेंट था कि चेंजिंग द मैप ऑफ इंडिया इज नॉट एज सेम एज चेंजिंग द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए और बाकी शांति बनाए रखने के लिए अपन को ये करने का है। चलो ये तो अपन ने पढ़ लिया फॉर्मली, लेकिन अपने पूरे यूट्यूब चैनल का मोटो क्या है कि अपन को रटना नहीं है, अपन को समझना है।
ठीक है, तो अब अपन अपने एक एक करके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन और शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सर यूनियन क्यों यूज करा? ऐसे नहीं कि अपन ने बस रट लिया कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा तो हाँ हाँ करके मगअप कर लिया। नो, अपन ने क्यों यूनियन यूज करा? मैंने बोला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक वर्ड का पीछे एक मतलब रहता है। जब अपन फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करें 1935 तक, अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आधे से ज्यादा 1935 का उठा हुआ आया है, तो अपन ने यूनियन वर्ड को यूज करा। तो क्या अपन एक्चुअली यूनियन है क्या? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन अब समझेंगे। उससे पहले अपन समझते हैं कि यूएसए जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट है, जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर पे, तो यूएसए कैसे बना था? यूएसए इनिशियली 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी ऐसे, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनीज। यूएसए तब एग्जिस्ट नहीं करता था, ये पहली 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी। अब क्या हुआ, इनका जो था एक अपना इन्होंने रिवोल्ट करा, विच इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन करके इन्होंने रिवोल्ट करा क्योंकि ब्रिटेन के ये जो इनसे बहुत परेशान थे, तो इन्होंने क्या करा, आप ऐसे समझ लो कि 13 सेपरेट अपार्टमेंट्स थे जिसको एक सेम लैंडलॉर्ड यानी कि ब्रिटेन ओन कर रहा था। लेकिन इनके बीच में जब डिस्प्यूट हुए, तो डिस्प्यूट होने के बाद कॉलोनीज ने डिक्लेयर कर दिया भैया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और जाकर उन्होंने आगे लड़ाई कर ली इसकी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से 1783 तक। आप इंटरनेशनल हिस्ट्री में जाकर अपन ये पढ़ते हैं। और ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये ब्रिटिश रूल से अलग हुआ। अब भैया अलग तो हो गए 13 कॉलोनीज अलग अलग, अब 13 करें क्या? 13 तो सेपरेट कॉलोनीज इधर इधर बिखरी हुई हैं, वो आपस में एक स्टेट तो है नहीं, वो तो डिफरेंट कॉलोनीज ने मिलकर लड़ाई करी। अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, अब करें क्या आगे? तो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या करा, इन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाया। पहला एक्सपेरिमेंट कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन नहीं, कॉन्फेडरेशन में क्या हुआ कि 13 सोवरेन स्टेट्स हो गई। इन्होंने कहा भैया सब अपनी अपनी स्टेट से सब अपना अपना काम करो, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं, यानी कि कुछ कॉमन चीजों के लिए ये लोग एक यूनाइट हो जाते थे। यानी कि ये बोला भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 13 इंडिपेंडेंट बिकेम 13 सोवरेन स्टेट्स। 13 स्टेट्स अलग अलग हो गई, ऐसा नहीं कि यूएसए बन गया अभी तो 13 स्टेट्स अलग अलग है। कॉन्फेडरेशन बना क्या, एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स। अपन ने सोवरेन का मतलब इतना अच्छे से पढ़ा है, तो आप समझो 13 अलग अलग स्टेट्स थी वो, लेकिन 13 अलग अलग रहती तो लड़ाई झगड़े होते, आपस में एक दूसरे को खा जाते, खत्म कर देते। तो इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए क्या करा, एक ये कॉन्फेडरेशन बनाया। उसमें क्या करा कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स ये सब कॉमनली मैनेज करेंगे, बाकी की पावर्स अपन अपने अपना बांट देते। तो थोड़ी सी पावर्स डाइल्यूट करी कॉन्फेडरेशन में। आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है वैसा कुछ बनाया। भाई यूरोपियन यूनियन में भी सारी सोवरेन स्टेट्स है, लेकिन कुछ कॉमन टॉपिक्स के लिए उन्होंने कुछ कॉमन पॉलिसीज के लिए ईयू को फॉलो करते, करेंसी हो गया, ट्रेड हो गया, मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल हो गया। लेकिन क्या हुआ, ये कॉन्फेडरेशन थोड़ा काम नहीं कर रहा था, थोड़ा वीक फील हो रहा था, क्योंकि अगेन वापस से सोवरेन स्टेट्स है, सब अपने अपने डिसीजन है, तो सब कुछ है भी सही नहीं भी है, वीक भी फील करे। उधर से ब्रिटिश से लड़ाई करिए, क्या पता कल आके कोई और टेक ओवर कर दे, 13 लड़ेंगे कैसे, ये सारे क्वेश्चन अराइज होने लग गए। तो इन्होंने नेक्स्ट क्या करा, द बर्थ ऑफ अ फेडरेशन। पहली सबसे बड़ी फेडरेशन यूएसए का बर्थ हुआ 1787 में। इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये सोचा कि यार हम लोग है ना ये लूज अलायंस कॉन्फेडरेशन वाला छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाएंगे विच इज कॉल्ड अ फेडरेशन। और फेडरेशन क्या है, अ सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स। इसमें बोथ डिराइविंग द अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली बार ये फेडरल सिस्टम कौन लेकर आया, यूएसए। ये क्या हुआ, इसमें क्या था कि जैसे अलग अलग स्टेट्स है ना, अभी अलग अलग 13 स्टेट्स थी, अपन ने अभी क्या बात करी 13 सोवरेन स्टेट्स थी। इन्होंने आपस में आकर सोचा कि यार अपन एक है ना सब मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट में अपन अपनी कुछ ना कुछ पावर्स को डाइल्यूट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे, और बाकी की जो सारी पावर्स है वो अपन अपने स्टेट अपने अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सबने मिलके एक एग्रीमेंट करा, एक सेंटर को बनाया। इन्होंने सबने मिलके एक एग्रीमेंट करा, एक सेंटर को स्टेट्स ने बनाया। ये लाइन को ध्यान रखना है। तो इस सारी एग्रीमेंट के तौर पे एक क्या बना इनका, फेडरेशन। तो इंडिपेंडेंट स्टेट से इन्होंने एग्रीमेंट करा एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और फिर आकर बना एक अपना फेडरेशन, विच आगे क्या हुआ अपना 1787 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गई अपनी यूएसए की बात कि भैया ये एग्रीमेंट के तहत ऐसा बन गया, ये ध्यान रखने का है। ठीक है, अब इंडिया कैसे डिफरेंट है। अब इंडिया में कभी आपने सुना कि पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया इंडिया को बनाने के लिए? नहीं, इंडिया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो इंडिया एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट था। वो तो बात ये थी कि इंडिया बड़ा इतना था, तो उसमें से अपन ने स्टेट धीरे धीरे छोटे छोटे कार्व आउट करे कि अपन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे रूल करेंगे, इंडिया को कैसे चलाएंगे आगे। तो ऐसे तो आप समझो यूएसए में अलग अलग स्टेट ने मिलकर एक एग्रीमेंट करा, कमिंग टुगेदर वाला।
ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक बड़ा इंडिया था और इसके फिर इंडिया के अलग अलग हिस्से करे और अलग अलग स्टेट्स बनाई। ये यूनियन ने स्टेट्स को पैदा किया, इधर स्टेट्स ने यूनियन को पैदा किया। ये फर्क है इंडियन फेडरेशन सिस्टम और यूएसए फेडरेशन सिस्टम में। और इसी वजह से अपन इसको प्रॉपर फेडरेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि दिस इज नॉट, ये ऐसा नहीं है कि स्टेट्स ने एग्रीमेंट करा और फिर जाकर एक यूनियन बनाया यूएसए की तरह। तो इंडिया डिड नॉट फॉलो अमेरिकन पाथ एंड इंडिपेंडेंस इन 1940 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्रिएटेड यूनियन एंड ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट्स। यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ने करा, इंडिया स्टेट्स ने कोई ट्रीटी साइन कर रखी है क्या क्रिएट इंडिया करने के लिए? नहीं, इंडिया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। पार्लियामेंट कैन ऑर्गेनाइज स्टेट बाउंड्री अंडर आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कर सकता है ना। इसलिए इंडिया को कहते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यानी कि स्टेट्स को तो डिस्ट्रक्टेबल कैसे भैया, अगर उन्होंने सपोज पहले कहा था कि अपना गुजरात और महाराष्ट्र एक हिस्सा हुआ करता था, इन्होंने फिर 2 हिस्से कर दिए, तो डिस्ट्रक्टेबल कर दिया ना, स्टेट्स को अलग अलग कर दिया। कभी कोई स्टेट्स को जोड़ भी सकते, कोई स्टेट्स को अलग। आर्टिकल 3 में क्या पढ़ा था? फिदा, फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज और एरिया ऑफ स्टेट, डिमिनिश एरिया ऑफ स्टेट, किसी का इंक्रीज करे किसी का डिमिनिश कर रहे, कोई नई स्टेट बना रहे। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकता है। ये यहां पर अपने पास पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। नो स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सीसीड, कोई स्टेट निकल के बाहर नहीं जा सकता। अब भाई अम्बेडकर साहब ने क्या बोला? अब तुमको मैं आंसर दे रहा हूं कि अपन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज किया था, फेडरल यूज क्यों नहीं किया था, उसका समवट डिफरेंस तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको अपना वर्ड्स ऑफ महात्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब से भी बताता हूँ। उन्होंने बोला यूनियन एंड स्टेट्स इसलिए एम्फेसाइज किया क्योंकि इंडियन फेडरेशन जो है ना, देखो इन्होंने भी बोला कि इंडियन फेडरेशन, उसका मतलब सब्जेक्टिव मतलब तो अपन इंडियन फेडरेशन से एड्रेस करें जो कि 1935 एक्ट से अपन रेफरेंस ले रहे हैं। लेकिन अपन ने उसको बोला, मतलब ब्यूटी देखो आप कि अपन फेडरेशन का सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और यूनियन का सिस्टम भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। कैसे? इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, जैसे यूएसए में था ना, अलग अलग स्टेट्स ने एग्रीमेंट, अपना कोई एग्रीमेंट वाला सिस्टम नहीं है। यूनियन इज अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि यूनियन को कोई डिस्ट्रक्ट हटा नहीं सकता, इवन दो द बाउंड्रीज ऑफ नेम्स एंड स्टेट्स में चेंज, यानी कि इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ये थोड़ा सा पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये अलग अलग हवाई, कैलिफोर्निया, टेक्सास, इन सब ने मिलकर यूएस से बनाया है ना, ओहायो, जॉर्जिया, फ्लोरिडा। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा हुआ क्या कि भैया ये गुजरात वाला हिस्सा है अपना, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है या जो भी हिस्सा है, इसने जाकर इंडिया बनाया? नहीं, इंडिया पूरा ऐसा था। इंडिया ने डिवाइड करा अलग अलग चीजों में कि इंडिया ने एक रास्ता यहाँ बना दिया नॉर्थ ईस्ट का, एक ऐसे बना दिया, तो अलग अलग स्टेट्स इंडिया ने बनाए हैं। दोनों में फर्क, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यूएसए का फेडरेशन और इंडिया का फेडरेशन कैसे अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, ठीक है। दोनों को कहते क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, नाम से पता पड़ा होगा, कमिंग टुगेदर मतलब अलग अलग स्टेट्स अलग अलग फैली हुई हैं अलग जगह, वो सब मिलकर यूनियन बना रही है। तो ये यूएसए वाला होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि एक होल्ड है जिसने अलग अलग स्टेट्स बनाई है लेकिन एक होल्ड सेंटर है, यानी कि इंडिया वाला। ये इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर स्टेट और कंट्री, ये कंट्री बना रही मिलके। दिस प्रोट इन्वॉल्व्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोअर यूनिट्स, इसमें ऐसे पावर जा रहा है, इसमें ऐसे पावर जा रहा है, दोनों में फर्क है, ठीक है। स्टेट्स पूल देयर सोवरेनिटी व्हाइल रिटेनिंग देयर आइडेंटिटी एंड इंक्रीजिंग देयर सिक्योरिटी। इधर क्या होता है? नेशन डिसाइड्स टू क्रिएट फेडरल यूनिट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल आइडेंटिटी एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको देखो, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, इधर इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यहां पर ये इसमें मेंस में क्वेश्चन बनता है। आपने जो पूरा अभी तक एक्सप्लेनेशन हुआ ना, अगर आपने उसको समझा और उसको अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ के वर्ड्स वहां पर कोट कर दो और थोड़ा सा समझा दो कि भैया अपना डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स क्यों है। अब आर्टिकल 3 का रेफरेंस दोगे ना, एक नंबर आएंगे, एक नंबर। ये क्या? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, बेल्जियम, स्पेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अब अपन इसको थोड़ा सा, अभी तक मैंने आपको इसलिए शुरू में बोला था कि अपन बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अब थोड़ा सा फॉर्मली देख लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या करता है? 3 क्लॉज है उसमें। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। बेसिकली एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स ज्यादा वाइडर टर्म है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया ज्यादा वाइडर टर्म है? तो आप खुद समझ लो, यूनियन ऑफ स्टेट्स तो एक वाइडर टर्म है लेकिन नैरो है, किससे? टेरिटरी से, क्योंकि टेरिटरी में क्या है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट इंक्लूडेड है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ फर्स्ट शेड्यूल वाली इंक्लूडेड है, और सच अदर टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड, यानी कि अगर आने वाले टाइम में एक्वायर करेंगे ना तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में यहाँ पर ये लोग शामिल कर रहे हैं। मेंस पे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको जस्ट बताया, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का, है ना। चलो ठीक है, अब वापस से अपन इसको थोड़ा फॉर्मली समझते हैं कि व्हाई डिड कॉन्स्टिट्यूशन यूज द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स।
तो इसमें क्या वही सेम चीज जो अपन ने पहले अभी पढ़ी थी वो ये है कि दिस वाज नॉट फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट अमंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दूसरा, यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल दो ऑल्दो द स्टेट्स आर नॉट। बेसिकली यही दो मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से अपन ने यूनियन ऑफ स्टेट्स का फ्रेज यूज करा था। और क्यों करा था वो भी आगे बताता हूं, ठीक है। अब आर्टिकल 1 आंसर क्या क्या क्वेश्चन करता है, कंट्री का नाम क्या है भैया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इंडिया की टेरिटरी क्या, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरीज एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। बेसिकली ये तीन मेन चीजें। चलो अब आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 किस बारे में था, क्योंकि फॉरेन टेरिटरी को अपन को ऐड करने का है, ठीक है। एम्पायर्स पार्लियामेंट टू ब्रिंग न्यू टेरिटरीज इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एंड कॉन्फर अपॉन देम द स्टेटस ऑफ स्टेट। यानी कि कोई बाहर की एंटिटी को, कोई बाहर की टेरिटरी को अपन इंडिया में शामिल करे तो एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट इनटू अ यूनियन, यानी कोई बाहर की टेरिटरी को शामिल करे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, कोई नई स्टेट एस्टैब्लिश करे। दोनों केस में क्या है, आर्टिकल 2 काम आएगा, ठीक है। और ये समझने वाली बात है, द पावर अंडर आर्टिकल 2 इज एक्सरसाइज सोनली बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ। भाई सेंटर के पास एक्स्ट्रा पावर है, पार्लियामेंट हैज वाइड डिस्क्रिप्शन डिटरमाइन टर्म्स एंड कंडीशन, ये फलाना फलाना ना 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 ना, पर मेन चीज यही है, ठीक है। आर्टिकल 3 से डिफरेंट कैसे है, आर्टिकल 3 डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स विद इन इंडिया। ये अपन को अभी तक समझ में आ गया होगा, इस पे अपन ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस दे चुके हैं, ठीक है। हेलो, आर्टिकल 3 में क्या है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, फिदा का, इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर बाउंड्रीज एंड ऑल्टर द नेम। बेसिकली ये है। यहां पर अपन अंदर की स्टेट की बात करें, इसमें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक यूपीएससी के कुछ पॉइंटर्स में वापस से पॉइंट आउट कर सकता हूं, वो ये है कि इस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अमेंडमेंट में स्टेट का लेजिस्लेचर जो है ना, स्टेट का ओपिनियन इज ओनली एडवाइजरी। मैंने आपको बताया था, इसको पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय दोज व्यूज एंड मे इनैक्ट द बिल इवन स्टेट अपोजेस और सजेस्ट मॉडिफिकेशंस। पार्लियामेंट के पास कंप्लीटली पावर है, बस उसको एक रिकमेंडेशन के लिए आगे देना पड़ता है। यही एक एग्जांपल है क्वासी फेडरल स्टेट का, यूनिटरी टेरिटरी का। धीरे धीरे अपन आगे अपन पढ़ते जाएंगे, अपने पास इसके मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे और अपन एक पेज में साइड में एंड में जाकर यूनिटरी टेरिटरी कहां पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है उसको सारी लाइन पॉइंट आउट कर देंगे। कभी मेंस में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी टेरिटरी क्यों कहते हैं, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को या फिर उसके कॉन्सेप्ट को वहां पर मेंशन करेंगे, तो फिर अपन को पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी, कंसल्टेशन विद द अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर इज कंपल्सरी बट इट्स नॉट, कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, भाई प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन कंपल्सरी है क्या, हाँ। स्टेट से रिकमेंडेशन लेना कंपल्सरी है क्या, हाँ। उसकी मानना कंपल्सरी है क्या, ना, ठीक है। लॉ इनएक्टेड बाय आर्टिकल 3, ये मैंने मान से कर दिया, सिंपल मेजॉरिटी से ऑर्डिनरी लॉ की तरह पास होगा। इसमें 368 के फॉर्मल प्रोसीजर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आर्टिकल 3 का कुछ एग्जांपल दे दो, कुछ आपको लाइव एग्जांपल ये जरूर। हरियाणा बनाया था पंजाब से 1966 में, छत्तीसगढ़ बनाया था मध्य प्रदेश से सन 2000 में, उत्तराखंड से, उत्तरांचल से फिर उत्तर प्रदेश से निकला था, झारखंड बनाया था बिहार से 2000 में, और तेलंगाना बनाया था आंध्र प्रदेश 2014 में। ये सारे के सारे कौन कवर कर रहा है, आर्टिकल 3, कौन सा अपना, फिदा, यानी कि आर्टिकल 3 विद इन द टेरिटरी के अंदर में कोई मॉडिफिकेशन है, ये सब आर्टिकल 3 कवर कर रहा है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, इस चीज को जो आर्टिकल 1 2 3 तो अपन ने पढ़ लिया। सर आर्टिकल 4 क्या है, आपने तो 1 2 3 4 बोला था। अरे 4 वही बात कह रहा है कि भैया अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज करने का है ना, तो उसको 368 के फॉर्मल प्रोसीजर से जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है, द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि अपना जो लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है ना, ये अपडेटेड है। 4th शेड्यूल एक और है, अपन आगे पढ़ेंगे। अपन सिर्फ उसको एक जगह मैंने इसलिए रखा ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको अलग अलग नहीं दिखे, तो पता होना चाहिए कि आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल में जो चेंजेस है ना, उसको 368 के फॉर्मल प्रोसीजर से जाने की जरूरत नहीं है। तो 4th शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा की सीट्स और उसका वो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और इनके लिए। आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इंटेंशनली इसको अवॉइड करा क्या, रिजिडिटी, यस, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इंटेंशनली इसको अवॉइड करा। क्यों, उन्होंने बोला कि चेंज स्टेट की बाउंड्रीज और नेम चेंज करना है ना, ये टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फ्रेमवर्क को चेंज कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें अगर अपन ने फॉर्मल प्रोसीजर डाल दिया तो फिर अपने को आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बट टू मेक द, ठीक है, तो ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने बोला कि ऐसा नहीं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई नई स्टेट बनी, भाई पंजाब हरियाणा बन गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल जो शेड्यूल है उसमें शेड्यूल में नाम तो हरियाणा लिखना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 368 के फॉर्मल प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। दोनों में फर्क है। आप ये मत समझना इसका मतलब कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड नहीं होगा, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड होगा, उसको कहेंगे अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है ना, वो 368 वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन लॉ की तरह अपना पास हो जाएगा, ठीक है।
चलो, अभी हो गई अपनी बात समझ में। अपना जो क्वेश्चन था ना कि सर अपन ने फेडरल क्यों नहीं यूज करा, यूनियन का नाम क्यों यूज करा, फेडरल क्या है, यूनियन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फेडरल में अपन को बेसिक क्या समझना है कि फेडरल में सेंटर के पास पावर है और स्टेट्स के पास भी बहुत अच्छी पावर है। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के पास अच्छी खासी पावर है फेडरल को वो करने के लिए, मतलब उसके सामने आने के लिए। और यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में सेंट्रल एकदम स्ट्रांग हो जाता है, सेंटर ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो ठीक है, अब अपन को ऐसा समझ में आ रहा है कि यार अपन दोनों की बात समझे। अगर अपन इंडिया जस्ट पार्टीशन से निकला है, प्रिंसली स्टेट्स हैं, आप 1947 की कंडीशन समझो, प्रिंसली स्टेट्स है, पार्टीशन से निकला है, पाकिस्तान अलग है, कोई आज़ादी मांग रहा है, कोई प्रिंसली स्टेट्स मर्ज करने को तैयार है, कोई मर्ज करने को तैयार नहीं है। इन सब चीज़ों के बीच में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अब बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में अपन को क्या करना है, अगर अपन ने फेडरल गवर्नमेंट बनाने की सोची, यानी कि सेंटर पे बहुत अच्छी पावर्स के साथ प्रोविंसेस को भी बनाया, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रोविंसेस सीसीड हो जाएंगे, यानी कि निकलने की बात करेंगे, वो अपनी आज़ादी मांगने की बात करेंगे और वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अपन फेडरेशन की तरफ तो जा नहीं सकते, फिर अपन यूनियन का सोचते हैं, अरे भाई यूनियन बना लेते हैं। अगर यूनियन यानी कि स्ट्रांग सेंटर बनाते हैं तो इंडिया इतना वास्ट है, इतनी वास्ट लैंग्वेजेस है, इतने वास्ट कल्चर है। आप समझो कि दिल्ली में बैठा बंदा तमिलनाडु में कल्चर को कैसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट करके उसके साथ में लॉज बनाएगा, या फिर उसकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसे करेगा। तो कंप्लीटली अपन यूनिटरी भी नहीं बना सकते कि भाई एक सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो ही नहीं, तो वो भी नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे वो अपन समझते हैं। उससे पहले अपन समझते हैं थोड़ा आपकी भाषा में, थोड़ा एंटरटेनिंग वे में, कि फेडरल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर्स होता है जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन अ स्फीयर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो ये अपना जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं ना अपने, इनके हिसाब से समझाता हूँ एक, ताकि अपने को एकदम याद रहे। अब ये क्या है, ये सिंगल लौंडे हैं, सॉरी सिंगल लड़के हैं, लड़कियाँ जो भी है, अलोन फन, बहुत मजा कर रहे हैं, एकदम खुश हैं, देखो आप नाच रहे गा रहे हैं, लेकिन रिस्की है। कैसे भाई, बाद में आके क्या करेगा। तो फिर ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार आ जाओ, चलो एक अपन बंधन में बंध जाते हैं बर्बादी के, तो लेट्स मैरी। ठीक है, ठीक है, आई डू, मैं 7 जन्म के लिए एक दूसरे का साथी बनने की बात कर लेते हैं। भाई आगे बूढ़े होंगे एटसेट्रा एटसेट्रा करके चीज़ें करेंगे, तो उसके लिए अपना रिस्क इवॉल्व कर लेते हैं। हैप्पी टाइम सेफ एंड टुगेदर, बहुत मज़ा आ रहा है, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, हनीमून पीरियड चल रहा है। फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत असली बर्बादी अपना असली रूप दिखाने लगती है। उस असली रूप में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ये बोल रहा भाई मेरे को ये देखना है, भाई एकदम एंजॉय कर रहा है ड्रिंक्स के साथ, इधर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इधर बच्चों को संभालने की इशू चल रही है। मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये ऐसा मेरे को गूगल से इमेज मिला। आप समझो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो भैया ट्रबल इन पैराडाइज, जो एकदम दिख रहा था पैराडाइज, तो ये क्या हो गया अपना चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म, एक साथ हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, यहाँ तक के अच्छे सफर के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट। भाई थोड़ा बहुत तू कर, थोड़ा बहुत मैं करूँ, एंड द लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इसको क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको फॉलो करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अब इंडिया ने क्यों यूनिटरी सिस्टम कंप्लीटली फॉलो नहीं करा और फेडरेशन भी कंप्लीटली फॉलो नहीं करा। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि एक स्कूल है, मैं आपको क्या बना रहा हूँ, एक स्कूल का प्रिंसिपल, उसमें 1.4 बिलियन स्टूडेंट्स है, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस है, डेजर्ट्स है, माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, फॉरेस्ट है, मेगा सिटीज है, गांव है, डिफरेंट कल्चर्स है, लोकल नीड्स है। अब बताओ कि आपको इतनी सारी चीजें हैं, आप एक यूनियन से मैनेज कर सकते हो क्या? आप एक सेंटर आप कहीं पे भी बना लो, मैं अगर आप साउथ में सेंटर बना लेते, आप तमिलनाडु में सेंटर बना लेते, तो आप जम्मू कश्मीर की नीड्स को कैटर कर पाते क्या? आप जम्मू कश्मीर में सेंटर बना लेते तो आप साउथ की नीड्स को कैटर कर पाते क्या? आप राजस्थान में सेंटर बना लेते तो आप नॉर्थ ईस्ट की नीड्स को कैटर कर पाते क्या? नॉर्थ ईस्ट तो बहुत दूर की बात है, आप वेस्ट बंगाल यानी कि आप इधर उत्तर प्रदेश की नीड्स को कैटर कर पाते क्या? चलो उत्तर प्रदेश ठीक है, इधर आप वेस्टर्न घाट्स की नीड्स को कैटर कर पाते क्या? अरे भाई भारत है, भारत में नदियां हैं, भारत में पहाड़ है, भारत में समुद्र है, भारत में सब कुछ है, भारत में आइलैंड है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो वो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनियन कंप्लीटली अपन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं डालना सकते। यूनिटरी बोले तो सिंगल एक सिंगल सेंटर गवर्नमेंट, वो तो नहीं कर सकते। एक प्रिंसिपल दिल्ली में डिसाइड करके नहीं कर सकता कि भैया केरला में लंच का मेन्यू क्या होगा, इरिगेशन पॉलिसी ऑफ पंजाब क्या होगी, ट्राइबल वेलफेयर ऑफ प्रोग्राम इन नागालैंड एवरी सिंगल डे कैसे डिसाइड करेगा, सब अलग अलग चीजें। तो इसलिए इन्होंने क्या बनाने पड़ेंगे, वाइड्स प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल से आता है अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो फिर ये अपने ठीक है सर, तो यूनिटरी गवर्नमेंट तो नहीं कर सकते अपन, ये तो हमको समझ में आ गई। तो फेडरलिज्म की तरफ गए, अब फेडरलिज्म की तरफ गए तो अब मैंने आपको रिस्क बता दिया, अगर ज्यादा पावर अपन ने दे दी प्रोविंसेस को तो फिर लफड़ा। दूसरा, फेडरलिज्म में अपना एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स है क्या? नहीं, अपने वाला फेडरलिज्म तो है नहीं, इसलिए अपन ने नाम क्या लिखा, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
अपन ने नहीं बोला फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में अपने पास दो मेन चीजें हैं, एक तो स्टेट्स के पास राइट है क्या सीसीड करने का, नहीं, स्टेट्स अलग वो नहीं हो सकती। दूसरा, स्टेट्स के पास राइट नहीं है सीसीड करने का। दूसरा, जो अपना स्टेट्स है इनकी जो पावर्स हैं वो थोड़ी लिमिटेड है क्या, यस, सेंटर की पावर थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए अपन ने बोला इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, चलो एक और मेन चीज आप इसके आर्गुमेंट में कह सकते हो कि भैया एग्रीमेंट स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट करके इंडिया बने का है, नहीं, इसलिए फेडरलिज्म नहीं। तो फेडरलिज्म क्यों नहीं कह सकते, वो समझ में आ गया। कंप्लीट यूनिटरी क्यों नहीं बना सकते, वो भी समझ में आ गया। ठीक है सर, तो करे क्या, यही तो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को तुमको सलाम ठोकना चाहिए रोज के रोज कि उन्होंने इतना दिमाग लगा कि इंडिया को इस तरीके से बनाया कि उन्होंने आज की नीड्स को कैटर करते हुए इतने साल पहले भी सब कुछ किया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिलीव दैट इंडिया वाज टू डाइवर्स टू बी कन्वर्ट थ्रू अ प्योरली यूनिटरी सिस्टम। तो प्योरली यूनिटरी सिस्टम तो नहीं हो सकता, बट टू वल्नरेबल आफ्टर पार्टीशन टू अडॉप्ट अ वीक फेडरेशन। भाई वीक फेडरेशन भी नहीं कर सकते, पार्टीशन हुआ अभी तो भाई अभी तो हिस्सा हुआ है भारत के दो, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स फेडरेशन बना दी, कल को कोई हैदराबाद बोलेगा मेरे को मेरा स्टेट अलग बनाने का है, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजस्थान बोलेगा मेरे को अपना बनाने का है, सब बोलेंगे अपना अपना बनाने का है, तो वो भी नहीं कर सकते वीक फेडरेशन। देयरफॉर दे क्रिएटेड अ फेडरल पॉलिटी विद अ स्ट्रॉन्गर यूनियन अलाउइंग रीजनल ऑटोनॉमी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। यानी कि उन्होंने एक मिडिल पाथ निकाला। अपन लोग आते हैं लैंड ऑफ बुद्धा से, गौतम बुद्ध का क्या था, मिडिल पाथ। अपन ने क्या करा, इंडिया का सोल्यूशन, प्योर यूनिटरी मॉडल लेंगे क्या, नहीं, एवरीथिंग कंट्रोल बाय सेंटर होगा क्या, नहीं, लूज फेडरेशन लेंगे क्या, स्टेट्स बिकम सो पावरफुल दैट नेशनल यूनिटी में वीकन, ये भी नहीं कर सकते, अभी पार्टीशन से गए। तो इंडियन मॉडल भाई अपन सब कुछ खुद का बना रहे हैं, अपन कुछ कॉपी नहीं कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनके ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं ना कि तुमने कॉपी करा, उनको ये बताओ जाकर भाई हमने ये जो मार्केट में चल रहा था ना उस टाइम पे, दोनों को ही नहीं लिया, हमने खुद का बनाया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी फीचर्स। देखो एक्सप्लेनेशन में अपन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, जबकि अपन नाम क्या लिखते हैं, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि वो बताने का है, वो सिंबल है, वो दिखाने का है कि भैया अपन यूनियन है। यूनियन यानी कि यूनिटरी टेल्ट है, फेडरेशन यानी कि क्वासी फेडरेशन है। यानी कि ऐसे तो ठीक है प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी है, लेकिन इतनी ऑटोनॉमी नहीं है कि वो फेडरेशन यानी कि सेंटर को दबा सके, इसलिए अपन यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो यूनिटरी टेल्ट है, ठीक है, डिवीजन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी फीचर्स है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, ऐसा नहीं है कि यूनियन ही है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है, यूनिटरी फीचर कैसे, ये अपन ने स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट डिवाइड करी, यूनियन के पास एक्स्ट्रा पावर दी, इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट्स करे, स्ट्रॉन्ग सेंटर करा फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल इमरजेंसीज एंड प्रिजर्विंग यूनिटी। भाई आज की तारीख में भी अगर कहीं पे भी जरूरत पड़े तो इंडियन नेशनल यूनिटी सबसे पहले है, सब चीजें बाद में है। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसी किसी टाइम पे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कि किसी किसी टाइम पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली यूनिटरी भी फील करने लग जाएगा, कभी वो यूनियन भी फील करने लग जाएगा। नॉर्मल केसेस में वो प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी देगा, लेकिन जरूरत पड़ने पे नेशनल यूनिटी के ऊपर जब क्वेश्चन उठेगा, कभी रिस्क आएगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी पावर है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा एकदम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मात्र पूरी दुनिया में एक ही मात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके पास ये कन्वर्टेबल चीजें हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, India's draft constitution can be unitary as well as federation according to the requirements of time and circumstances। भाई सलाम, इतना दिमाग, such a power of converting itself into a unitary state, no federation process। समझे? नेहरू साहब ने क्या बोला, it would be injurious to the interest of the country to provide for a weak central authority। अगर सेंट्रल अथॉरिटी को वीक कर दिया ना तो इंडिया हिस्सों में बढ़ जाएगा, इसलिए इंजीरियस टू द इंटरेस्ट है। which would be incapable ensuring peace and coordinating vital matters of common concern and speaking effectively for the whole country in the international sphere। ये इसलिए मैं आपको रीड आउट करना बता रहा हूँ कि भाई अगर आपने इनके स्टेटमेंट्स को वहां पर थोड़ा भी कोट कर दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत ऑसम एक जाता है कि अपन लोग इन लोगों के जिन्होंने बनाया है उनको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्वासी फेडरल है अपना बेसिकली। अब अपन को समझ में आ गया कि अपन ने यूनियन क्यों नाम लिखा, फेडरल क्यों नहीं लिखा, यूनिटरी टिल्ट कैसे है, फेडरेशन क्यों नहीं लिख सकते थे, एक्सेट्रा। अपने पास सारे क्वेश्चंस के आंसर अब जाकर मिल गए। ठीक है, ये एक लेटर था प्रिंसिस इसको सरदार पटेल साहब का, जो कि उन्होंने बेसिकली इसमें ये समझाने की कोशिश करी थी कि भैया अपना ये टाइम आ चुका है कि अपन एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर करें। अगर अपन ने नहीं करा तो इतने लड़ाई झगड़े इतने क्यों हो जाएंगे कि अपन सब रूइंस में हो जाएंगे, भले आप कितने भी बड़े क्यों ना हो और कितने भी छोटे क्यों ना हो, एंड में आकर सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द टाइम है कि अपन सब मिलकर एक बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर अपना ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4 का बेसिक चीजें खत्म होती है ना। आगे जाकर अपन पढ़ते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, पढ़ते हैं बेसिकली कैसे इंडिया को जो प्रिंसिपल स्टेट्स को जोड़ा करा और ऐसे करके करा, तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है।